नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब आगे हम अपनी विषय वस्तु की स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह क्या है? वह है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो आज हमारी जो चर्चा होगी वह सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा होगी। तो हम इसमें हमारी जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वो क्या क्या है, हमारी किस किस बात पर चर्चा होगी। सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता पर मैं आप लोगों को कुछ अवधारणात्मक बातें बताना चाहती हूँ, यानी पहले समझ आपकी विकसित करना चाहती हूँ। पहले इस सभ्यता को लेकर के समझ विकसित हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का परिचय। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता का हम परिचय पढ़ेंगे। ठीक, मैं समझाऊंगी। उसके बाद सभ्यता का नामकरण, कि सभ्यता का नाम कैसे पड़ गया, और कालक्रम यानी तिथि निर्धारण को देखेंगे। फिर चौथे नंबर पे सभ्यता का उद्भव एवं विकास को देखेंगे। ठीक, तो इन चार चीज़ों पे हमारी आज अच्छे से चर्चा होगी। मेरी यही कोशिश होगी आपको यह समझ में आए जो मैं बता रही हूँ। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं कि अध्ययन के स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट के समझा जाता है। ठीक, स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं क्यों दोहरा रही हूँ उसके पीछे कुछ कारण है। आप देखते रहिए, समझिएगा। पहले आप लोग समझ लीजिए, लिखने के चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक, क्योंकि मैं इसे लिखवाऊंगी। ठीक है ना, आज समझा रही हूँ। 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? ये है, पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। यह वह कालखंड है जहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, और यहाँ का जो इतिहास है, पूरा इतिहास जो लिखा गया पूरा तात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया है। और इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पाषाण काल को। ठीक, ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है। और इसी पाषाण काल में जो तीसरा भाग आता है नवपाषाण काल, वह नवपाषाण काल से और आगे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ शुरू हो जाती हैं, उनकी जन्म हुई है ना। ताम्र पाषाण काल को हम भी पढ़ा चुके, वहाँ से आपके इक्का दुक्का प्रश्न आते इसलिए पढ़ाया गया। ठीक, अब ये प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल हमारा समाप्त हो गया। अब हम दूसरे नंबर पे क्या आता है? ये आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये आद्य ऐतिहासिक काल यह वह कालखंड है, यह वह समयावधि है जिस समय लिखित साक्ष्य इसके अंतर्गत, इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य तो पाए गए हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, इसे पढ़ने में भी सफलता नहीं मिली है, और यह क्या है? अपठनीय है। इसी वजह से इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं? हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी को। ठीक, और क्या पढ़ते हैं? वैदिक काल को हम पढ़ते हैं, वैदिक काल को हम पढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी में जो सभ्यता है उसमें लिपियों का ज्ञान है, लिपियाँ थे, वो लोग लिखना पढ़ना जानते थे, उसमें लेखनी का जो बातचीत है वहाँ पर है। लेकिन हम लोग अभी तक, हमारे यहाँ जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने यहाँ पर अभी पढ़ने में सफलता नहीं पाई। कहाँ? ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियाँ प्राप्त हुई है उसको नहीं पढ़ा गया। इस वजह से इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। अब वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। अब क्यों पढ़ा जाता है? अब आप ये कहेंगे कि वैदिक काल में तो साहित्य है, वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, और तमाम साहित्य है कि नहीं है, धार्मिक साहित्य है। तो देखो, मैं आप लोगों को समझाना ये चाहती हूँ कि
उस समय काल में, इस वैदिक काल में जो भी साहित्य की जो साहित्य है, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यह वैदिक काल में है, लेकिन उस समय यह वैदिक काल की जो जानकारी हमें जो साहित्य दे रहे हैं वह लिखी नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय मौखिक परंपरा चल रही थी। जितने भी साहित्य की जानकारी हमें मिलती है इस समय, वह सारे के सारे बाद में लिखे गए थे, ना कि वैदिक काल में लिखे गए थे। वैदिक काल में नहीं लिखे गए थे। ठीक, उस समय लेखनी का ज्ञान इनके पास नहीं था। उस समय जो भी ज्ञान था वह मौखिक चल रहा था, मौखिक। गुरु और शिष्य आमने सामने बैठे होते थे। उनके जो भी श्लोक, मंत्र या जो भी कुछ ज्ञान होता था, गुरु अपने इस मुंह से, इस जिह्वा से उच्चारण करता था और सामने बैठा हुआ शिष्य उसे दोहराता था, पुनरावृत्ति करता था और वो कंठस्थ करता था। ठीक वैसे ही जैसे मेढक का टरटराना, जैसे मेढक टरटराते ना, टर टर, वैसे ही उस समय परंपरा थी मौखिक वाली। ठीक, तो इसी वजह से इस वैदिक काल को भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। अब आता है ऐतिहासिक काल। यह ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य और इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखित स्रोत भी पाए गए और इसे हम पढ़ भी सकते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसे ये ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है महाजनपद काल, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हमें दरअसल यही आपको समझाना था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इतना समझाने के लिए इतना हमें आपको बताना पड़ा कि कोई कड़ी इतिहास की छूटनी नहीं चाहिए। समझ विकसित बहुत ही जरूरी होता। अगर आपको समझ नहीं विकसित हुआ तो आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। इतिहास में एक आता है, हमारे पास कई सारे से बच्चे मिले जिनको ईसा पूर्व ईस्वी में अंतर ही नहीं पता था। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक केंद्र खींच दीजिए। इसी केंद्र पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक, ये जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद से इधर जो चला वह ईस्वी चला। क्या चला? ईस्वी चला। और ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का जो समय है इधर वाला, वह ईसा पूर्व चला, ईसा पूर्व। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसकी जो गणना होती है ना, वो सीधा चलता है, सीधा 1 2 3 4 इस तरीके 30 तरीके से करते करते आज हम कहाँ पहुँचे हैं? 2020 तक पहुँचे। लेकिन इधर वाली जो गणना होती है ये उल्टा चलता है, उल्टे क्रम में चलता है। यानी यहाँ पहले 1 रहा, फिर कभी 2, फिर 10, 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000 जी, अब जितना पीछे ले जाइए इधर, वह कब तक? जब तक दुनिया शुरू हुई। ठीक है ना? कितना भी आगे आप पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझा दिया कि ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जो समझना बहुत अनिवार्य होता है बच्चों को, कि ईसा पूर्व और ईस्वी सन में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा मैंने बता दिया। ठीक है ना? तो अब हमारी जो चर्चा होगी, यहाँ मैं हटा रही हूँ इसको, ये चीज़ें हमें बताने की यही आवश्यकता। अब हमारी चर्चा होगी सिंधु सभ्यता के परिचय पर। ठीक है ना? सिंधु सभ्यता का परिचय आप लोग सिर्फ समझिए पहले। अगर लिखना चाहे तो कुछ रफ में लिख भी सकते हैं, नहीं मैं ये पूरा का पूरा आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है ना? पूरा लिखवाऊंगी, इसलिए कोई चिंता की नहीं है, इसका ढक्कन चिंता कोई बात नहीं है, मैं पूरा लिखवाऊंगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा पाषाण काल पढ़ा। अब देखिए, अब यहाँ पर अब परिचय हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यह जो है यह क्या है? सिंधु सभ्यता है। ठीक, अब सिंधु सभ्यता के पहले हम क्या पढ़े? हमने यहाँ पढ़ा ताम्र पाषाण काल। यह ताम्र पाषाण काल या संस्कृति, यहाँ संस्कृति भी अब। ठीक, अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पाषाण काल पढ़ा था। ठीक, अब इस देखिए ये जो ताम्र पाषाण काल है यहाँ तो चल ही रहा है, लेकिन इस सिंधु के इधर भी, यहाँ पर भी
ताम्र पाषाण काल संस्कृति देखने को मिलती है। तो यानी यह बीच में है, ठीक। यह तो कुछ है, हमने पहले भी बताई कि कुछ संस्कृतियाँ आपके इसके साथ चल रही थी, समकालीन थी। लेकिन अब यहाँ ताम्र भी है, यहाँ ताम्र, फिर भी ताम्र को एक मानो। फिर इसके नीचे क्या चलता है? इसके नीचे चलता है लौह, लौह युगीन संस्कृति, ठीक। ये जो लौह युगीन जो संस्कृति चली, तो अब देखिए यह क्या है। पहले आया ताम्र पाषाण काल, ठीक। अब दूसरे आ रहा है नंबर पे लौह युगीन। तो अब ये क्या है? यह जो है सिंधु सभ्यता, यह कहाँ है? यह बीच में है। तो जो सिंधु सभ्यता है वह एक संक्रमण की स्थिति पर है। कहाँ पर है ये सिंधु सभ्यता? ये संक्रमण की स्थिति पर स्थित है। क्या ऐसे समझ में आया? यह सिंधु सभ्यता संक्रमण की स्थिति पर स्थित है, ठीक। यह जो सिंधु सभ्यता का यहाँ का जो है, इसका जो चरण चला विकास का, वह संक्रमण वाली स्थिति पर है, ठीक है ना। और अब इसी के बाद, सिंधु के बाद ही क्या पढ़ते हैं हम? वैदिक पढ़ लेते हैं, वैदिक काल। अब इस वैदिक काल को भी दो भागों में पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। समझते रहिए, ठीक। क्या ऐसे समझ में आ रहा है? इस सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से सुनते रहो, ठीक। अब इसी को हम दोबारा समझा रही हूँ, ठीक ना, दूसरे तरीके से। आप लोग ध्यान से बस समझते रहिए और सब अच्छे से होगा, ठीक। सब अच्छे से इसलिए होगा कि देखिए, यह जो सिंधु सभ्यता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक। और ये कांस्य युगीन सभ्यता क्या है? यह है सिंधु वाली सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक। यह सिंधु सभ्यता है, यह कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य के पहले यह क्या है? कांसा। कांसा एक धातु है, ठीक। कांस्य के पहले जो धातु का जो प्रयोग हुआ, जो पाया गया, जो धातु जो खोज हुई, वो कौन सी थी? वह थी तांबा, वह तांबा थी। अब तांबा है तो कहाँ पर हुआ? ताम्र पाषाण काल में हुआ था ना, ताम्र पाषाण काल में हुआ, ठीक। अब ये हो गया, ताम्र पाषाण काल में तांबा का प्रयोग हुआ। अब इस सिंधु के बाद क्या आया? इस सिंधु के बाद जो आता है वह लौह युगीन आता है, लौह युगीन सभ्यता, जो लौह युगीन संस्कृति हम यहाँ देखते हैं, ठीक। तो आप यह देखिए, यह तांबा है, तो यानी ताम्र हो गया। अब ये जो कांसा यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ये सिंधु है। अब यहाँ पर ये है लौह। तो अब आप देखिए, यह ताम्र और लौह युगीन के बीच में है। यह कांस्य युगीन सभ्यता जो है लौह युगीन के बीच में है, तांबा और लौह युगीन के बीच में है। इसलिए यह सिंधु घाटी सभ्यता एक संक्रमण के स्थिति पर स्थित है, ठीक। क्या इतना बात समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ना आए तो बताइए, फिर से वापस दोहराऊंगी, ठीक है ना। यह संक्रमण के स्थिति पर स्थित है। अब ये जो कांसा है, इसे कांस्य युगीन क्यों कहा गया? अब यहाँ पर तो तांबा था, तो यह ताम्र पाषाण काल हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी उपकरण, जो सर्वाधिक उपकरण थे, वह पाषाण के ही पाए गए थे, ठीक। अब ये कांसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांसे का सर्वप्रथम बार प्रयोग हो रहा है, पहली बार प्रयोग हो रहा है। यह जो कांसा है, यह कांसा बनता कैसे है? यह जो कांसा है, इसमें तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनता है, ठीक। अब ये तो तांबा का जो है ये 90% होता है और टिन इसमें 10%, यानी कि 9 भाग तांबा और 1 भाग टिन को मिलाने पर कांसा बनता है, ठीक। कांसा बनता है।
कांसा बना, ठीक है ना। अब ये जो कांसा होता है यह क्या होता है, यह एक मजबूत धातु, मजबूत धातु होती है। किससे, ये जो तांबा है, तांबा एक लचकदार धातु है, इसके एवज में ये कांसा जो है मजबूत धातु है। ठीक, क्या इतना समझ में आया जो हमने समझाया? ठीक, ये समझ में आया। हम यह बता रहे हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह ताम्र युगीन सभ्यता और लौह युगीन सभ्यता के बीच में स्थित है, इसलिए इसे संक्रमण वाली सभ्यता कहते हैं। ठीक, स्थिति पर स्थित है। ठीक है ना, क्या इतना समझ में आया? और इसको क्या कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांसे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। अगर हम यहाँ पर उपकरण की बात करें तो इस सिंधु सभ्यता में जो उपकरण मिले, जो सर्वाधिक उपकरण मिले, वह उपकरण सर्वाधिक उपकरण किसके मिले? तांबा के मिले। सर्वाधिक उपकरण तांबा के मिले और कांसा के जो है कम मिले। अब कम क्यों मिले? अब यह कांसा के क्यों मिलते? क्योंकि ये जो कांसा जो बनता था वह टीन से बनता था। किससे बनता था? टीन से बनता था। और टीन यहाँ पर नहीं पाया जाता था। ये जो टीन है, इस टीन को आयात किया जाता था। इस टीन को आयात करते थे। आयात कहाँ से? टीन को आयात जो करते थे वो करते थे अफगानिस्तान से। टीन को जो आयात करते थे वह आयात करते थे सिंधु सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से। उस समय प्राकृतिक संसाधन इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं थी, दुर्गम रास्ते थे, पहाड़, नदी, झरने सब। अब इतने दूर से इनको व्यापारिक तरीके से इसको आयात करना पड़ता था टिन को। इसी वजह से जब टिन कम इनको कम उपलब्ध था, तो इस वजह से कांसा का उपयोग कम हुआ। इसके एवज में तांबा का उपकरण जो है अधिक बना। अब अधिक क्यों बनता था? क्योंकि यहाँ राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से इनको तांबा प्राप्त हो गया था। इस सिंधु वाले लोगों को राजस्थान में जो खेतड़ी नामक स्थान है वहाँ से तांबा प्राप्त हो जाता था। तो ये अपने घर वाली बात थी, विदेश से तो लाना नहीं था, तो सबसे अधिक तांबा हुआ। ठीक, इतनी बातें जो हमने समझाई है आपको समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई? आ गई तो हम आगे बढ़े। इसी वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते। अगर अब थोड़ा दूसरे तरीके से इसको समझ लीजिए, ठीक है ना, दूसरे तरीके से। अब यहाँ तो देखिए हमने क्या बताया था, सिंधु बताया, सिंधु सभ्यता। फिर से समझ लीजिए, कोई गलती ना होने पाए। सिंधु सभ्यता क्या है? यह कांस्य युगीन सभ्यता है। और क्या है यहाँ पर? यह क्या हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप का जो है प्रथम नगरीकरण, ये क्या है? सभ्यता है। ठीक, और तीसरे नंबर पे यह ताम्रपाषाण काल एवं लौह युगीन के बीच संक्रमण की स्थिति पर स्थित है। ठीक,
इस तरीके से आपको समझ, यहाँ पर हम यह पूर्वक सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीकरण सभ्यता है, यह ताम्रयुगीन और लौहयुगीन के बीच में जो स्थित है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब इसे हम हटा रहे हैं। अब हम थोड़ा इसके परिचय के बारे में थोड़ा ठीक से, यह तो आपका शुरुआती हो गया, ठीक है ना बेटा, आपको समझ में आया? आप थोड़ा जल्दी आ जाया करो ना, तो मैं जल्दी क्लास से शुरुआत कर दूँगी। जब आप नहीं आते हो तो मुझे भी ना अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्लास शुरू कर दूँ। ठीक, ठीक है, जल्दी आ जाया करेंगे आप ना। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। अब समझ में आया ना कि ये सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक उपकरण थे वह किसके थे? पत्थर के थे, क्योंकि उस समय भी जो तांबा था, और जो पत्थर के थे, ताम्रपाषाण काल में भी सर्वाधिक उपकरण पत्थर के थे और तांबा के कम थे। लेकिन सिंधु घाटी में जो हम सर्वाधिक उपकरण की बात करें, वहाँ पर भी पत्थर विद्यमान है, पत्थर हटा नहीं। अगर हम धातु की बात करें तो धातु तांबे का पाया गया है उपकरण। ठीक, कहाँ? इस सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आगे बात करती हूँ कि यहाँ पर जो परिचय, अब यहाँ से हमारा परिचय शुरू होता है। जब सिंधु सभ्यता के जानकारी हमें नहीं हुई थी, मैं यहाँ एक एक लाइन लिखती भी चल रही हूँ। ठीक, आप समझते रहिए। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जानकारी, सिंधु सभ्यता के जानकारी के पहले भारतीयों को यह विश्वास था कि हमारे संस्कृति का जो बीजारोपण है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के पहले भारतीयों को यह विश्वास था कि हमारे संस्कृति का जो बीजारोपण है, जो बीजारोपण कब से है? वैदिक काल से ही है। वैदिक काल से ही है, वैदिक काल से है। कब? जब तक इस सिंधु सभ्यता का नहीं पता चला था, भारतीयों को यही पता चला था। ठीक, जब 1921 में हड़प्पा और 1922 में जोदड़ो की जब खुदाई हुई, उसी के दौरान इस सभ्यता का पता चला, यह सभ्यता प्रकाश में आई कि हमारी संस्कृति का विकास वैदिक काल से नहीं है, हमारी संस्कृति का विकास इससे और पुरानी सभ्यता है, उससे है। ठीक, इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि जब यह हुआ ना, तो इसी से स्पष्ट हो गया कि हमारी संस्कृति का विकास जो है वैदिक काल से भी पुरानी है, और वैदिक काल हमारी जो है संस्कृति नहीं है और पुरानी है। अब यह बात जब पता चला तो अंग्रेज़ों में हड़कंप मच गया था। ठीक, अंग्रेज़ों में हड़कंप मच गया। अब अंग्रेज़ उस समय यहाँ पे शासन करते थे। आप सबको पता है कि अंग्रेज़ शासन करते थे। तो अंग्रेज़ ना बहुत भारतीयों को ना अलग सलग बातें, उल्टे सीधे बातें बोला करते थे कि ज़्यादा पुराने तुम नहीं हो, अभी अभी पैदा हुए हो, हम लोग तुमसे पहले के हैं। ठीक, हम लोग तुमसे पहले के हैं, ज़्यादा बनो मत मेरे आगे। अब भारतीय लोग क्या करते हैं, संस्कृत बोलने वाले लोग ज़्यादातर है ना, उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत में भी संस्कृत थी। ठीक, तो ये लोग थोड़ा सा, आप लोग जानते हैं, उतना इतिहास उधर नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी सिंधु सभ्यता ही पढ़ाना है। तो जब यहाँ पर जानकारी हुई तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब जानकारी हुई कैसे, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो सिंधु सभ्यता की जो जानकारी कैसे हुई,
इस सभ्यता की जानकारी कैसे हुई, हम जरा उसको देखते हैं। मैं एक एक लाइन लिखूंगी भी और आपको समझाऊंगी, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं जितना बोल सकती हूँ बोलूँगी, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले जो हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा मिली कब? 1921 में खुदाई हुई ना, लेकिन उससे पहले ही हड़प्पा मिल चुकी थी। ठीक, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में यहाँ मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में किसने बताया था? एक अंग्रेज थे, चार्ल्स मेसन। ठीक, सब बारे में 1826 में चार्ल्स मेसन ने बताया। वहाँ चार्ल्स मेसन ने इस हड़प्पा वाली स्थल का दौरा किया था। उसने बताया कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता है। इस चार्ल्स मेसन ने यहाँ पर टीले पाए, टीले का इनको जानकारी हुआ, पता चला यहाँ के ध्वंसावशेष पड़े हुए थे। इन्होंने बताया, चार्ल्स मेसन ने, कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अंग्रेज थे, कुछ नहीं किया। अब जब यहाँ पर इसके बाद एक और विद्वान थे, अंग्रेज था, अलेक्जेंडर वंश। इनका नाम था अलेक्जेंडर वंश। ठीक, इन्होंने, अलेक्जेंडर का नाम एक अलग है। ठीक, इन्होंने भी दौरा किया यहाँ पर, तब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब क्या हुआ? अब इसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी हड़प्पा का दौरा किया था। कब किया था? इनके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी दौरा किया था। कहाँ का? हड़प्पा का दौरा किया, और वहाँ से इनको एक टेराकोटा भी मिला था। लेकिन इन्होंने भी कोई सांस नहीं लिया कि कुछ है भी या नहीं, यहाँ पे कुछ पता किया जाए, ना किया। अब ये 1853 है। फिर उसके बाद 1853 के बाद 1856 में कराची से लाहौर, 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाना था। तो इस कराची से लाहौर का जो बनने वाली जो रेलवे लाइन थी, उसके अंतर्गत उस रेलवे लाइन का जो काम था, ये जो है 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइनें जो बनने वाली थी, उसके लिए दो सगे भाई ब्रंटन बंधु, यानी जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने क्या किया था? वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पे काम किया। इनका जो रेलवे लाइन जो बन रही थी, यहाँ पर दो बंधु थे, सगे भाई थे, जॉन ब्रंटन। ठीक, सॉरी, नाम, इन लोगों के नाम इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना कि एक मात्रा गड़बड़ हुआ तो गड़बड़। जॉन वेटन एवं विलियम वेटन। इस जॉन वेटन और विलियम वेटन, ये सगे दो भाइयों ने इस हड़प्पा वाले स्थल से, जो यहाँ पर सभ्यता थी, यहाँ से इनके ईंटें निकाले और अपने रेलवे लाइन बिछाने के काम में लिया। और
बहुत ज़्यादा इन लोगों ने भी कुछ किया नहीं, लेकिन यह जॉन बेंटन और विलियम बेंटन, ये जो सगे भाई जो ब्रेंटन बंधु हैं, इनको जो है, इन दोनों का एक शब्द होता है, इनको ब्रंटन बंधु भी कहते हैं, ब्रंटन बंधु। ठीक, इस ब्रंटन बंधु ने इंग्लैंड में पत्रिका भी छपवाया था, सॉरी पंपलेट भी छपवाया था, मतलब पत्रिका छपवाया और कहा कि भारत में प्राचीन सभ्यता है हम लोगों से पुरानी। ठीक, इन सगे दो भाइयों ने, जॉन बेंटन और विलियम बेंटन ने, इन्होंने पंपलेट जारी करवाया था इंग्लैंड में। अब इन दोनों ने मिलकर के वहाँ से ईंटें ऊटे निकाले, अपने काम ते ले लिया, हो गया काम खत्म। ठीक, अब ये सब जब हुआ तो वहाँ पर भी थोड़ा सा समस्या हुआ कि अच्छा ये हमसे पुरानी सभ्यता है इनकी, कैसे हो रही है भाई, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 1856 है, फिर 1872 में पुनः यानी दूसरी बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहाँ पर दौरा किया। यहाँ पर अब यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। ठीक ठीक, 1872 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर के रूप में, ये डायरेक्टर बन के, उस समय नहीं डायरेक्टर थे ये अलेक्जेंडर कनिंघम, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उस समय डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन जब 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर के तौर पर पुनः डायरेक्टर के तौर पर कनिंघम पुनः हड़प्पा का दौरा किया। ठीक, इस 1800 पर देखिए यहाँ 56 है, अब 56 के बाद फिर और आगे बढ़ा। 1872 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर के तौर पर, डायरेक्टर बन करके ये कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम पुनः यानी दूसरी बार उन्होंने दौरा किया हड़प्पा के स्थल पर। ठीक, जब और यह जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता भी ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, इनको भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहते हैं। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहते हैं। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम व्यवस्थित रूप से ये जो भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की हम बात करें, तो जो स्थापना का जो श्रेय दिया गया ना, वो कर्जन को दिया गया था। ठीक, इन्हीं के फिर ये तो दौरा हो गया भाई। अब क्या हुआ, 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, अब ये सब तो हो गया। ठीक, अब इसे हटाते हैं। ये समझ लिया आप लोगों ने? समझा कि नहीं समझा, बताइए। अगर नहीं समझा तो दोबारा से समझाने का प्रयास करें। देखिए, हम यह बताए हैं कि अलग अलग लोगों ने उस हड़प्पा स्थल का दौरा किया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये जो ब्रंटन बंधु थे, इन लोगों ने ईंटें उखाड़ के रेलवे पटरियां ना बिछाई होती तो हो सकता कुछ और अच्छे से जानकारी, पर ऐसा नहीं। आज वर्तमान में 2800 यानी कि 2800 स्थल प्राप्त हुए हैं इसके। ठीक, और भी स्थल होंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं जरा। तो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के
1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिर्देशक थे, महानिर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक, इन्हीं के निर्देश पर, इस जॉन मार्शल के निर्देश पर, इस हड़प्पा जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई किया था। जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी, ठीक, साहनी ने इस हड़प्पा स्थल की खुदाई की। कहाँ की खुदाई की? हड़प्पा की खुदाई की। और इसी प्रकार यह सभ्यता प्रकाश में आई जब खुदाई हुई। इसके ठीक एक साल बाद, कब? 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई। और ये कौन थे? राखल दास जो थे बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किसकी खुदाई की? मोहनजोदड़ो की। जोदड़ो की खुदाई की। इस तरीके से यह सभ्यता प्रकाश में आई। आज वर्तमान में सिंधु घाटी के जो स्थल पाए गए हैं वह 2800 पाए गए हैं। ठीक, 2800 पाए गए हैं। क्या इतना समझ में आया? इतना आया कि नहीं आया? यह जो भी बातें मैं समझाई हूँ ना, सब एक एक करके लिखूंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारी ये जो चर्चा है, अब इसकी हो चुकी परिचय वाली। ठीक, मैं अपने तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया। हमसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं, आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, तो ये भी तरीका आप लोग समझ लीजिए। हालांकि मैंने भी कोई अलग नहीं पढ़ाया होगा, वैसे ही पढ़ाया जैसे बाकी लोग भी करते हैं। ठीक है ना? अब हमारी दूसरी चर्चा होगी सभ्यता का जो नामकरण। सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? इस सिंधु सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? ठीक, ये जो सिंधु सभ्यता के जो है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका 3 नाम है। इसका क्या नाम है? इसका जो है 3 नाम है। पहला नाम क्या है? सिंधु घाटी। ठीक, पहला क्या नाम है? सिंधु घाटी। इसके जो है कितने नाम है? इसके 3 नाम हैं। 3 नाम, सिंधु सभ्यता के 3 नाम है। ठीक, अब पहला नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इस सिंधु घाटी का जो पहला नाम है वह सिंधु सभ्यता। दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो तीसरा जो नाम पड़ा इसका, हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है ना? अब ये क्यों पड़ा? ये जो सिंधु सभ्यता है, ये वाली, ये सिंधु सभ्यता का जो शब्द है, सबसे पहले किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक, यह जो सिंधु सभ्यता जो नाम दिया, किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक, ये जो सिंधु सभ्यता है, ये जो शब्द है वो किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। ठीक, अब हुआ क्या कि जो भी इस स्थल थे, जो भी ये जो इस सभ्यता के जो स्थल थे, अधिकांश स्थल कहाँ थे? ये सिंधु नदी पर थे। कहाँ पर थे?
सिंधु नदी पर थे। जब खुदाई के दौरान सिंधु नदी पर हड़प्पा पाया गया, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। किसका? ठीक, कि भाई ये सिंधु नदी पे सभ्यता है, इसका नाम सिंधु हो गया। ठीक, ये अधिकांश स्थल उस समय काल में अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसका नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता। अब कुछ समय और आगे बढ़ा तो अधिकांश जो स्थल पाए गए वो कहाँ पाए गए? इस सिंधु की जो सहायक नदी है, इस सहायक नदी के किनारे जो सभ्यताएं पाई गई। अब लोग विद्वानों ने, पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने अपनी मीटिंग बुलाई, कहा कि अब तो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे इसका नाम है। ठीक, इस सहायक नदियों के किनारे बस्तियां पाई जा रही, इनके जो स्थल हैं ये सब पाया जा रहा है, साक्ष्य जो है। अब क्या होगा? तब ये जो नाम बदल गया सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे थी तो क्या नाम पड़ गया? सिंधु सभ्यता पड़ा था, सिंधु सभ्यता। ठीक, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पाया गया था पहला स्थल। अब क्या हुआ? अब आगे जब समय बढ़ा तो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे स्थल पाए गए। अब जब इनके किनारे स्थल पाए गए तो इनका नाम, सिंधु जो सभ्यता नाम था, इसका नाम बदल दिया गया। नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये सिंधु के सहायक नदियों के किनारे इर्द गिर्द आसपास बसी हुई है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ गया। यानी यह नाम हो गया सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी की वजह से। अब सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे जब सभ्यता पाई गई तो क्या नाम पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। अब कुछ और समय आगे बढ़ा और वह जो सभ्यता का जो साक्ष्य पाया गया, जो सभ्यताएं पाई गई, जो स्थल पाए गए, उस सभ्यता से संबंधित जो स्थल पाए गए वह कहाँ थे? वो ना तो सिंधु नदी के किनारे थी, सिंधु नदी किनारे नहीं थी, और ना ही इसकी सहायक नदियों के किनारे थी, सहायक नदियों किनारे भी यह नहीं थी। ना तो ये सिंधु नदी के किनारे और स्थल पाए गए, ना ही ये जो आगे बढ़ के जो स्थल पाए गए, ना ही ये सिंधु नदी के किनारे हैं, ना ही सिंधु के सहायक नदियों के किनारे हैं। अब जब माथा इनका चकराया, अब क्या करें? फिर मीटिंग बुलाया गया। फिर सर्वमान्य रूप से सब लोगों ने अपनी सहमति जताई कि जब ये सिंधु के किनारे जब पड़ा तो हमने सिंधु सभ्यता रख दिया, सिंधु की सहायक नदियों के किनारे जब पड़ा तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। अब हम कैसे नाम रखें? तो इनके पूरा शास्त्र में एक परंपरा है, पूरा शास्त्र है, पूरा शास्त्र, इनमें एक परंपरा है कि जो प्रथम ज्ञात स्थल है, जो प्रथम ज्ञात स्थल है, उसी के नाम पर इस संपूर्ण सभ्यता का नामकरण कर दिया जाए। जो प्रथम ज्ञात स्थल है उसी के नाम पर इस पूरे सभ्यता का नाम रख दिया गया। इनकी परंपरा के आधार पर फिर सबकी सहमति हो गई कि ठीक है, यही नाम होगा। तो उस दिन से इसका क्योंकि जो पहला स्थल पाया गया था वह स्थल क्या था? वह हड़प्पा था। ठीक, हड़प्पा। तो इसलिए इस पूरे सभ्यता का जो नाम था हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, और हड़प्पा सभ्यता ही सबसे उपयुक्त नाम है। कभी भी आपके परीक्षा में अगर यह नाम पूछे कि
इस सिंधु घाटी के लिए सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? तो ये हड़प्पा सभ्यता आप लोग लगाएंगे, ना कि ये लोग। लेकिन आपके सिलेबस में ये सिंधु घाटी लिखा हुआ है, इसलिए हमें सिंधु के नाम से ही पढ़ाना है। ठीक, तो ये जो असली नाम है आप लोग सिंधु के बगल में ऑब्लिक करके हड़प्पा लगा दीजिएगा। ठीक है ना? क्या इतना समझ में आया बेटा? आया? आगे बढ़े। तो देखिए हम ये चर्चा इस पर भी कर दिए, नामकरण पर, कि इस तरीके से इसका नाम हो गया। अब क्या हो गया? अब इसका तिथि, इसका जो है कालक्रम तिथि। अब हम कालक्रम तिथि पे आते हैं कि इसका कालक्रम कैसे हुआ। तिथि, सिंधु सभ्यता का जो हम तिथियों की बात करेंगे। ठीक, अब इतना हम हटा रहे हैं। अब देखिए जो हमारी चर्चा होगी वह इसकी काल पर होगी, काल तिथि। ठीक, ये दो हो चुके। अब हमारी ये जो है कालक्रम यानी तिथि निर्धारण पर होगी। किस पर होगी? तिथि निर्धारण। जब यह सभ्यता प्रकाश में आई और इसका नाम रख दिया गया कि हाँ यही नाम होगा, तब क्या हुआ कि इसमें इस सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है, इसमें पुरातत्वविदों में मतभेद है, एक मत नहीं है। सब ने अपने अपने तरीके से इसके अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला है। किसी ने 3250 से 2750 कर दिया, किसी ने 2000, तो किसी ने 1500, किसी ने 2500। इस तरीके से लोगों ने अलग अलग समयावधि बताई है कि इस समय से लेके इस समय तक यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। ठीक, और जब ये लोगों का अलग अलग निष्कर्ष आ रहा था इस सभ्यता को लेकर के, तो जो सबसे पहला जो प्रयास इन्होंने किसने किया था, इस सभ्यता को, इस सभ्यता के काल क्रम को लेकर जो प्रथम प्रयास किया, प्रथम प्रयास किसने किया? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने किया था। ठीक, अब इस जॉन मार्शल ने जो प्रथम प्रयास किया, इन्होंने कहा कि इस सभ्यता जो है अपने अस्तित्व में, इन्होंने एक यहाँ के सभ्यता का जो है, जॉन मार्शल ने इस हड़प्पा सभ्यता का जो तुलनात्मक अध्ययन किया, यह कहा कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती हुई सभ्यता है। अर्थात मेसोपोटामिया से लोग यहाँ आए और इस क्षेत्र में निवास किए, इस क्षेत्र का सृजन किया। ठीक, ये जो जॉन मार्शल हैं, इन जॉन मार्शल ने, इन्होंने मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया है ये कहाँ है भाई? इराक। ये नदी कौन सी है? दजला फराक। ये दजला फराक नदी पर यह मेसोपोटामिया स्थल ये स्थित है। तो इन्होंने, जॉन मार्शल ने, इन्होंने कहा कि ये मेसोपोटामिया के लोग ही यहाँ पर इस सिंधु घाटी में, सिंधु नदी पर आए और यहीं अपनी सभ्यता का विकास किया। ठीक, ये तो बता दिया इन्होंने पहला प्रयास किया और ये तुलनात्मक अध्ययन किया। और इन्होंने जो इसका समय, जो कालक्रम बताया, जॉन मार्शल ने कालक्रम बताया, कितना बताया? 3250 से 2750 तक का इन्होंने कालक्रम बताया और यह कहा कि यह सभ्यता इस समय अपने अस्तित्व में थी, अपने अस्तित्व में थी। ठीक, फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। ठीक, इसमें यह क्या था? 1750 ईसा पूर्व से
2750 ईसा पूर्व के बीच का जो है यह समय ये अपने अस्तित्व में थी। अब एक माधव स्वरूप वत्स भी हैं, उन्होंने भी अपना कालक्रम बताया। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से लेके माधव स्वरूप वत्स हैं, इन्होंने कितना कालक्रम बताया? इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया। फिर व्हीलर भी है। इस तरीके से सब लोगों ने अपने अलग अलग काल निर्धारण किया कि इस समय से लेके इस समय तक यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। ठीक, तो सब में यहाँ मतैक नहीं था, अलग अलग मत थे, अलग अलग निष्कर्ष थे। अंत में 1964 ये देखिए 1964 में एक धर्मपाल अग्रवाल हैं जो पुरातत्वविद हैं, इन्होंने कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर, नहीं चल रहा सही, इन्होंने ये 1964 में धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर, यानी यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक, 14 के आधार पर यहाँ के स्थलों का उन्होंने उम्र ज्ञात किया, साक्ष्यों के आधार पर उम्र ज्ञात किया। तब ये धर्मपाल अग्रवाल ने जो सर्वमान्य जो इनका काल जो क्रम है वो कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इन्होंने अपना कालक्रम बताया कि इससे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक यह हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में रही और यही अभी तक सर्वमान्य है। और भी अलग अलग लोगों ने अपना अपना किया है। ठीक, अब इतना समझ में आया आपको? ये सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगी, ठीक है ना? अब इसके बाद हम इसकी बात करेंगे उद्भव और विकास की। अब ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया, कालक्रम। अब हमारी जो चर्चा होगी उद्भव और विकास पर होगी। ठीक, इस सभ्यता के उद्भव और विकास पर होगी। उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास। ठीक, इस सभ्यता के उद्भव एवं विकास पर होगी हमारी अब चर्चा। ठीक है ना? ये इस वाली पर। क्या इतना जो हम पढ़ाएं बेटा आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताइए। इस देखिए, इस सभ्यता का उद्भव और विकास कब हुआ, इस पर भी विद्वानों में एक मत नहीं है। यह भी एक विवाद का विषय है कि कब हुआ, कैसे हुआ। तो जितने इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, इसमें भी दो भागों में बट गया। यह भी दो भागों में बट गया। कौन? एक तो हो गया विदेशी और दूसरा देशी। ठीक, अब ये विदेशी जो कहते थे, विदेशी क्या कहें, जो विदेशी लोग थे ये कहते थे कि इसका जो उत्पत्ति जो हुआ, जो विकास हुआ, वह विदेशी उत्पत्ति के जो समर्थक थे, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ वह मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आए, बसे, इसका सृजन किया, इन्होंने इसका विकास किया इतना बड़ा। ठीक, लेकिन इन देशी और विदेशी में इन्होंने कहा कहाँ से? मेसोपोटामिया से आया और इन्होंने ही यहाँ पर, कहाँ पर? सिंधु नदी पर, हड़प्पा में विकास किया। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर जो समानताएं पाई गई हैं, ये कहते हैं कि सबसे अधिक समानताएं पाई गई हैं वहाँ से,
सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया से, जो इराक में है। ठीक, तो ये यहाँ पर देशी वाले लोग जो है इनके मत को क्या करते हैं, नकार देते हैं, यानी कि सीधे सीधे इन्होंने खारिज कर दिया इनके इस विदेशी मत को। इसने देशी इतिहासकारों ने खारिज कर दिया कि नहीं, तुम्हारे और मेरे यहाँ पर जो समानताएं हैं वह समानताएं नहीं, असमानताएं सबसे अधिक हैं। अब वो कैसे हैं, वह इन्होंने बताया कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग पाए गए, तो यही के लोग विकास करते करते इतनी बड़ी सभ्यता बनाए, एक विकसित सभ्यता बनाए। ठीक, ये इन्होंने ये कहा, और इन्होंने तो बस मेसोपोटामिया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। ठीक, अब देशी इतिहासकार ने अपना इनको असमानताओं को गिनाया और खारिज कर दिया, और मेसोपोटामिया की सभ्यता से यहाँ पर व्यापार जरूर चल रहा था। ठीक, इनके ये सिंधु वालों का यहाँ पर व्यापार चल रहा था, और व्यापार चलने के वजह से इनके सभ्यता में थोड़ा और अच्छे तरीके से विकास का क्रम चला होगा। ठीक, ये सब साक्ष्य पाए गए हैं। अब अंग्रेज बड़े खुश थे। अंग्रेज भारत में अपनी स्थिति को वैध बनाना चाहते थे। इसी वजह से ये खूब जोर दे रहे थे कि नहीं, ये विदेशी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की है, यहाँ की है, वहाँ की, तमाम प्रकार की बातें थी। लेकिन यहाँ के जो इतिहासकार थे उन्होंने सीधे सीधे खारिज कर दिया। ठीक, अब कैसे खारिज किया, इन्होंने कुछ अपनी अपनी समानताएं दिखाई। अब जरा इसको भी 2 मिनट देखिए। अब समानताएं इन्होंने किया क्या कि ये जो यहाँ, अरे सॉरी, इसको तो हमने हटा दिया। अब ये देखिए, मेसोपोटामिया थी, मेसोपोटामिया, यहाँ जो मेसोपोटामिया, और यहाँ पर ये क्या था, हड़प्पा। ठीक, ये देशी, इन्होंने यह कहा कि जो हड़प्पा का जो विकास हुआ, यहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने ही विकास करके यहाँ तक इस नगरीकरण की स्थिति तक पहुँचे थे। तो यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर कुछ लोग तो रहे होंगे ना, देशी वालों ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग, जो पहले के जो लोग थे, उन्होंने ही अपना विकासवादी चरण किया और यहाँ तक पहुँचे। और जो इनके जो तर्क थे, इन्होंने जो अपना मिलान किया, तो वह पाषाण काल यानी नवपाषाण काल से मिलता जुलता था, तो वह मान लिया गया। लेकिन इधर वाले को खारिज कर दिया गया, तो इनको भी अपना तर्क प्रस्तुत करना पड़ा। अब ये क्या है, मेसोपोटामिया है, ये हड़प्पा है। अब देखिए, जो हड़प्पा में जो लिपि थी वह कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक, अब मेसोपोटामिया में कैसी थी, यह थी किलाक्षर लिपि थी। ठीक, अब मेसोपोटामिया का जो गांव था वह गांव था। ठीक, गांव था। लेकिन हड़प्पा क्या था, हड़प्पा में क्या था, शहर था। अब यहाँ पर मेसोपोटामिया में मूर्ति पाई गई, लेकिन हड़प्पा में क्या हुआ, यहाँ पर सॉरी, इस मेसोपोटामिया में मंदिर पाए गए, लेकिन मूर्ति नहीं था। यह मूर्ति क्या था, नहीं था। यहाँ पर सिर्फ मंदिर था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर था, यहाँ पर मूर्ति थी। हड़प्पा में मूर्ति थी, मंदिर क्या था, नहीं था। ठीक, यह बहुत सारे इनके अपने। और यहाँ पर फिर से देखिए कि ये जो विदेशियों में जो असमानताएं देशियों ने अपना बताया था, क्या बताया कि मेसोपोटामिया में
जब यहाँ कोई कहीं पर जाता है तो अपनी भाषा, अपनी लिखावट तो लेके जाता है ना, अपना रहन सहन, तो कुछ तो पाई जरूर गई। लेकिन जो मेसोपोटामिया का जो लिपि था वह कैसा था? वह कीलाक्षर था। और हड़प्पा का जो लिपि था वह चित्रात्मक था। ठीक, अब मेसोपोटामिया के जो निवासी लोग थे वो गांव वाले लोग थे, और यहाँ हड़प्पा में ये कौन से थे? शहर वाले लोग थे। और यहाँ पर मंदिर पाया गया, लेकिन मंदिर में जो प्रार्थना होती थी वो कोई मूर्ति नहीं थी, मूर्ति नहीं था मेसोपोटामिया में। लेकिन हड़प्पा में मूर्ति था, मंदिर नहीं था। आपको पता है कि पशुपति देवता और अन्य प्रकार की देवी देवताओं के मूर्तियाँ तो मिले ही हैं। तो मूर्ति था यहाँ पर हड़प्पा में, मंदिर नहीं था। और यहाँ पर मंदिर है लेकिन मूर्ति नहीं था। और यहाँ पर हड़प्पा में वास्टोफोडन लिपि थी। हड़प्पा में जो लिपि थी वो कैसी थी? वास्टोफोडन लिपि थी। ठीक, अब वो कैसे लिपि थी? वो इस तरीके से थी, ये ऐसे लिपि थी। ठीक, इसी को वास्टोफोडन कहते हैं, इस तरीके से थी। यह टूट नहीं रही है। यह जो लिपि है यह देखिए ऐसे बनी है, ऐसे। ठीक, यह लिपि ऐसे बनी है। यह क्या है? एक साथ है, टूट नहीं रही है यह लिपि। कहाँ की? हड़प्पा वाली। ठीक, और ये से क्या कहते हैं? चित्रात्मक यह लिपि है। लेकिन यहाँ पर ऐसी नहीं थी। यहाँ पर मूर्ति था पहले से, मंदिर नहीं था। यहाँ भारत में मंदिर का निर्माण कब होता है? भारत में मंदिर का निर्माण गुप्त काल में होता है। और जो पहला मंदिर का निर्माण हुआ वह उत्तर प्रदेश के ये कानपुर जिला है, उसी कानपुर जिले में भीतर नामक गांव है, स्थान है, वहाँ पर मंदिर पाया गया है, भारत का पहला मंदिर। ठीक सॉरी। ठीक, क्या इतना समझ में आया? यहाँ जो अंतर जो हम आपने आपको बताया, अंग्रेजों ने खूब जोर लगाई कि नहीं, ये आप लोग पुराने नहीं हैं, हम ही हैं। पर ऐसा नहीं है। यहाँ के जो देसी राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इन्होंने इनके विदेशी मत को खंडन किया। अलग अलग चीज़ें हैं, मैं उसको आप लोगों को विधिवत लिखवाऊंगी। ठीक, और यह जो वास्टोफोडन जो लिपि है, यह लिपि कैसी थी? यह 64 अक्षर में थी। ठीक, यह 64 अक्षर में, और अभी तक यह पढ़ी नहीं गई। ये वास्टोफोडन लिपि जो हड़प्पा में पाई गई वह 64 अक्षर में है और वो अभी तक पढ़ी नहीं गई। और यह लिपि जो है टूटती नहीं। यह लिपि जो है किसी चित्र को बताती है, किसी चित्र के माध्यम से बताती है क्या, या तो यह किसी ध्वनि को बताती है। ठीक, यह किसी ध्वनि को बताती है, ध्वनि को प्रदर्शित करती है या चित्र को प्रदर्शित, जो भी हो। जब तक यह पढ़ी न जाए तब तक तो कोई बात बनने वाली नहीं है। हाँ, अगर कोई पढ़ सकता है तो वास्तव में वो चाइना वाले ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी भी वो खुचर पुचर वो बना बहे हुए अक्षर रहते हैं ना। वैसे हमने देखी तो नहीं है, हमारे बच्चे हैं ना, उनके जो सीरियल कुछ आते रहते हैं तो उसमें कुछ सब लिखा है। तो ठीक चलिए आगे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कहीं किसी के लिए बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक, तो इतना जो भी बातें हैं मैंने लिखी है ना, वह सब के सब जो मैंने अभी समझाया है वो सब के सब मैं लिखूंगी। आज हमारे समझाने में ही क्लास चला गया। और यह जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसमें 2800 स्थल पाए गए थे, 2800 स्थल। लेकिन जो सारे के सारे स्थल शहरी नहीं थे, नगरीय नहीं थे, नगरीय नहीं थे। फिर कितने नगरीय रहे होंगे? मुश्किल से 7 या 8 जो है स्थल नगरी थे, नगरीकरण के स्थिति पर पहुँचे थे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अब इसके नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवाऊंगी, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। देखिए कुछ समस्याएं थी, अभी छठ वगैरह का जो कार्यक्रम, दिवाली बीता, छठ है, तो अब मैं निरंतर कोशिश करती हूँ। हो सकता है एक एक दिन का अंतर हो, लेकिन अंतर ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे यहाँ ना अपलोड करने वाली बड़ी समस्या हो गई है। जैसे मैं अपलोड करने के देती हूँ वो बंदे भी अपने गांव चले गए हैं।
अब जब तक वो आते नहीं हैं तब तक वह नहीं होगा। हाँ, ये जो है मैं ज़रूर किसी से करवा रही हूँ, लेकिन उनके आने के पहले मैं एक आध वीडियो आपको दूँगी। ये वीडियो ज़रूर जाएगी, ये त्योहारों के चक्कर में आप लोगों के पास वीडियो नहीं जा रही है। तो चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।